मैं डॉक्टर रितेश कुमार बीपीएससी पीटी के श्रृंखला में आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक आपके अंदर बिहार के अनुसूचित जनजातियां जो आने वाले एग्जाम की हाईली सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न रहते। चलिए मेरे साथ, बिहार में अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो 35। अभी मैं जो आंकड़ा बिहार अनुसूचित जनजाति से संबंधित ले रहा हूं वह 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है। बिहार में कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो 13,36,573 है। जो तीसरा पॉइंट है वो परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षार्थियों के द्वारा ऐसे प्रश्न बार बार गलत कर दिए जाते हैं। बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो 1.3% है। यह प्रतिशत 2011 के जनगणना के आधार पर दिया गया है, लेकिन कई पुस्तकों में या कई बार परीक्षा में 1.3 न देकर 1.28% देता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों आंकड़े पे आपको गौर करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। इन 243 सीट में अनुसूचित जनजाति की भागीदारी के लिए 2 सीटों को आरक्षित की गई है। ये 2 सीट कौन है? तो मनिहारी जो कटिहार जिला में है, और दूसरी सीट कौन है? तो कटोरिया है, जो कहां किस जिले में अवस्थित है? तो बांका है। सामान्यतः बिहार में 35 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जिनमें मुख्यतः अशुर, अगरिया, बैगा, बंजारा, बथुरी, बेलिया, बिरहोर, बिजिया, चेरो, चिक, बराई, गोंड, गोरेट, हो, करमाली, कंवर, खरिया, बिरिजिया, खरवार, होंड, किसान, कोल, कोड़ा, कोरवा, लोहरा, महरी, माल, पहाड़िया, मुंडा, उरांव, परखिया, संथाल, शौरिया, पहरिया, शावक और थारू सम्मिलित है। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको हर जनजाति को याद नहीं करना है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जनजाति का मैंने उल्लेख किया है, उसी को आपको फोकस करना है। सामान्यतः बिहार में जो जनजातियां पाई जाती हैं उनमें सबसे प्रमुख जनजाति में से एक जनजाति गोंड है, जो सामान्यतः बिहार के किस जिले में पाई जाती है? चंपारण और रोहतास में पाई जाती है। गोंड जनजाति की यह विशेषता है कि ये अपनी जाति के अलावा गैर आदिवासियों के साथ भी जीवन यापन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि गोंड जनजाति सिर्फ अपने समुदाय के साथ रहेगी, वो अन्य गैर आदिवासियों के साथ भी सामुदायिक रूप से रह सकती है। साथ ही साथ इनकी भाषा क्या है? सदरी है। इनकी लिपि क्या है? देवनागरी है। परीक्षा की दृष्टि से यह जानना काफी महत्वपूर्ण है। गोंड जाति को 3 वर्ग में विभाजित किया है, जिसमें पहला वर्ग को राजा गोंड कहा जाता है। राजा गोंड जनजाति जो गोंड से संबंधित है, सामान्यतः यह शासक वर्ग में आती है, और धूर गोंड जो है वो किसान वर्ग। साथ ही साथ केनिया वर्ग जो है, केनिया गोंड जो है, ये मजदूर वर्ग में आती हैं। लगातार परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि राजा गोंड का कार्य क्या है? तो ये जमींदार के रूप में रहते हैं, ये शासक वर्ग हैं, ये सामंत वर्ग। दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति बेरिया है, जो सामान्यतः किस जिले में पाई जाती है? मुंगेर जिला में पाई जाती है। इस जाति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह
एक जगह एकत्रित होकर नहीं रहती है, इनकी आबादी काफी दूर तक फैली रहती है। सामान्यतः यह जनजाति किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जनजाति संथाल है, जो बिहार के कई जिलों में पाई जाती है। सामान्यतः पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा जिले में संथाली बड़े पैमाने पर हैं। लेकिन संथाली स्वयं को, ये परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाइन है, संथाली स्वयं को होर कहते हैं। होर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आदमी होता है। अर्थात संथाली को होर के नाम से भी जाना जाता है। मूलतः संथाली जनजाति किस परिवार में शामिल है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड परिवार जो है उसमें ये शामिल है। इनकी भाषा क्या है, संथाली है, जो किस परिवार की भाषा मानी जाती है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। यहां पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में आते हैं, संथालियों के देवता को हम किस नाम से जानते हैं, सिंह पुंगी। उनके पवित्र देवता हैं जिन्हें पृथ्वी का देवता माना जाता है, वो सिंह बोंगा नामक देवता की वास्तु है। अगली जनजाति खैरवाल है, जो रोहतास जिले में पाई जाती है। इनकी भाषा मुंगेरी के अलावा सदरी है। यह किस भाषा परिवार में आती है, तो इंडो आर्यन भाषा परिवार। गोराइत जनजाति जो गया और भोजपुर जिला में पाई जाती है, यह किस परिवार के समूह में आती है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड परिवार के समूह में आती है। इस जनजाति की एक विशेष विशेषता है जो परीक्षा में आती है। सामान्यतः जनजाति संयुक्त परिवार पे विश्वास करते हैं, लेकिन गोराइत जनजाति एकल परिवार अर्थात यूनिट फैमिली पर विश्वास करता है। कोरा जनजाति जो जमुई, कटिहार, मुंगेर में पाई जाती है, जिसकी भाषा मुंडेरी है। ठीक उसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण जनजाति है जिसे चेरो के नाम से जाना जाता है। चेरो नामक जनजाति गया, रोहतास, मुंगेर और भोजपुर में पाई जाती है। इस जनजाति की विशेषता यह है कि चेरो जो हैं वो अपने आप को क्षत्रियों का वंशज अर्थात राजपूतों का वंशज मानते हैं या चौहानों का वंशज मानते हैं। अगला महत्वपूर्ण जनजाति जो परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उस जनजाति को हम मुंडा जनजाति के नाम से जानते हैं। प्रश्न ये उठता है, मुंडा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मुंडा का शाब्दिक अर्थ मुखिया होता है। सामान्यतः यह जनजाति बक्सर जिला, रोहतास जिला में पाया जाता है, जिसकी भाषा क्या है, मुंडारी है। यहां परीक्षा के लिए जब आपको मुंडा को फोकस करना होगा तो इस बात पे गौर करना पड़ेगा, मुंडा किस प्रकार की कृषि पे जोर देते हैं, तो झूम कृषि पे जोर। मुंडा के देवता किस नाम से जानते हैं, सिंह बोंगा के नाम से जानते हैं, जिनकी भाषा क्या है, सिंह बोंगा, जिनकी भाषा मुंडारी है। साथ ही साथ सिंह बोंगा को किस नाम से जानते हैं, पृथ्वी देवता के। कोरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो रोहतास, मुंगेर, पूर्णिया और कटिहार में पाई जाती है। यह जनजाति की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह एकल परिवार में निवास करती है। साथ ही साथ इस जनजाति की एक और विशेषता है, यह स्वजातीय विवाह पे जोर देती है, अर्थात इसमें विवाह की परिपाटी अपनी ही जनजातियों के मध्य में होता है। ये भी किस कृषि पे जोर देते हैं, तो झूम कृषि पे। खोंड नामक जनजाति कहां पाई जाती है, तो आरा में, विशेषकर आरा जिला के शाहाबाद नामक क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य क्या है, कृषि है, मजदूरी। इनकी भाषा क्या है, तो सगाई। ठीक उसी प्रकार परीक्षा के नजर में उराव जनजाति भी काफी महत्वपूर्ण है। उराव जनजाति सामान्यतः दक्षिण भारत में, लेकिन दक्षिण भारत के दक्षिण भारत में आकर हम कह सकते हैं कि उराव जनजाति दक्षिण बिहार में पाई जाती है, जिसकी भाषा क्या है, उख है, और उनकी लिपि क्या है, तो देवनागरी है।
सामान्यतः उड़ाव से कई प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इस जनजाति की महिलाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये चाय की खेती में अर्थात चाय बागान में कार्य करने में काफी ज्यादा दक्ष होते हैं या निपुण होते हैं। इसके अलावा उड़ाव जनजाति कृषि कार्य से लगे रहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है थारू जनजाति। सामान्यतः भारत बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में थारू जनजाति बड़े पैमाने पे पाई जाती है, या यूं हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, बिहार के किस जिले में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो पश्चिमी चंपारण। यहां पे गौर करना है, इसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना है, लेकिन कंपटीशन की दुनिया में यह माना जाता है कि किस जनजाति के द्वारा दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो थारू जनजाति। लेकिन ये थारू जनजाति बिहार के परिप्रेक्ष्य का नहीं है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य का है। लेकिन तब भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बताना होगा कि ये थारू जनजाति दिवाली पर्व को शोक। सामान्यतः इनके द्वारा कर्मा पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही साथ वन देवी की भी पूजा की जाती है। मूलतः ये लोग कृषि कार्य में काफी निपुण होते हैं। इनके जीविका पार्जन का मुख्य आधार कृषि है। लेकिन बिहार में जितनी भी जनजातियां पाई जाती है, उन जनजातियों में लिटरेसी के मामले में अर्थात साक्षरता के मामले में यह जनजाति काफी आगे है, क्योंकि इस जनजाति में पढ़ाई के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। यही कारण है कि कंपटीशन की दुनिया में इस जनजाति के द्वारा बार बार रिजल्ट ली जाती है। लेकिन थारू जनजाति पश्चिमी चंपारण में तो पाई जाती है, लेकिन पश्चिमी चंपारण के कुछ क्षेत्र में इन जनजातियों के कुछ उपवर्गों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उस भाषा को उरख भाषा से जाना जाता है। लेकिन यहां ध्यान, जब भी आप अनुसूचित जनजाति पढ़े तो बिहार के मानचित्र को ला दे, क्योंकि यह डाटा बिहार के परिप्रेक्ष्य में है। और जब आप ग्राफिंग करेंगे तो बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहीं पे जनजाति का जनसंख्या मिलेगी। केंद्रीय बिहार में या सेंट्रल बिहार में आपको जनजातियों की संख्या नगण्य मिलेगी। इस क्रम में बिहार के संदर्भ में कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछा जाए बिहार में पुरुष जनजातियों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 6,82,513। और महिलाओं की जनसंख्या जनजाति में कितनी हो जाएगी? तो 6,54,057 हो जाएगी। लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला बिहार का कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण है, जहां पे अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 2,50,046 है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यतः मैं जितना भी फैक्ट लिया हूं वो 2011 के आंकड़ा पे और बिहार गजट के आंकड़ा पे आधारित है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है, जहां इनकी कुल आबादी में प्रतिशत भागीदारी कितनी है? 6.35% है। दूसरे स्थान पे कौन सा जिला है जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अच्छी है? तो वो जिला कटिहार है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 5.9% है। तीसरा स्थान पे जमुई आता है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 4.8%। इस क्रम में चौथे स्थान पे कौन सा जिला आता है? बांका आता है, जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 4.7% है। अब प्रश्न ये उठता है, अनुसूचित जनजाति का
लिंगानुपात कितना है, तो 958 है, लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, अरवल में है, जहां 1085 लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है, शिवहर में है, जहां 797 है। लेकिन अनुसूचित जनजाति में साक्षरता का दर कितना है, 28.2% है। जनजाति जनसंख्या का दशकीय वृद्धि, यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितना है, तो 76.25% है। इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे अनुसूचित जनजाति में अनमैरिड अविवाहित जनसंख्या कितनी है कुल जनसंख्या में, तो 52.32% है, तथा विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो 43.8% है। सामान्यतः अनुसूचित जनजाति की आबादी का कितना प्रतिशत कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है, तो 79.20% अनुसूचित जनजाति के लोग कृषि मजदूरी पे आधारित हैं। लेकिन बिहार में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत ग्राम में निवास करता है, अर्थात ग्रामीण जीवन व्यतीत करता है, तो 94.6%। अनुसूचित जनजाति की जो कुल आबादी है उसमें हिंदू का प्रतिशत कितना है, हिंदू आबादी कितनी प्रतिशत है, तो 95.60% है। आने वाले बीपीएससी में इन फैक्ट से कई प्रश्न आने की संभावना है। साथ ही साथ नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा बिहार में अनुसूचित जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अनुसूचित जनजाति के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है अनुसूचित जाति जनजाति छात्रवृत्ति योजना, जिसे कब प्रारंभ किया गया, 2008-9 में किया गया। इस योजना के तहत मैट्रिक में पास करने वाले छात्र को 10,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन वो छात्र के लिए अहर्ता मैट्रिक में प्रथम श्रेणी है। लेकिन 2016-17 से सेकंड श्रेणी में, मतलब सेकंड क्लास में पास करने वाले मैट्रिक के छात्र को 8,000 रुपया देने का भी प्रावधान दिया गया। इन पैसों से छात्र अपनी पढ़ाई की आवश्यकताएं, लेकिन कई छात्र इससे अपने भविष्य बनाने के लिए मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि खरीदने पर जोर देते थे। ठीक इसी प्रकार 10+2 में बच्चों को प्रथम श्रेणी आने पर 15,000 रुपया और 10+2 अर्थात इंटर में द्वितीय श्रेणी आने पर 10,000 रुपया देने का प्रावधान। इंग्लिश में एक फ्रेज है, मनी इज द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर। छात्र को पैसे के प्रोत्साहन से उन्हें और अच्छा करने का प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में वो अपनी कदम को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अपने भविष्य को सुधारने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति लोक सेवा प्रोत्साहन योजना भी छात्रों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में वैसे छात्र जो यूपीएससी की पीटी को निकालते हैं उन्हें 1 लाख रुपया देने का प्रावधान है, और जो राज्य लोक सेवा आयोग को निकालते हैं उन्हें 50,000 रुपया देने का प्रावधान है। साथ ही साथ अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा 9 जिलों में यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित सरकार के द्वारा निःशुल्क कोचिंग चलाने की भी व्यवस्था है जो लागू है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति को उद्योग में बढ़ावा देने के लिए एक योजना, उद्यमी योजना शुरू की गई है, जिसमें 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो अपना कमेंट करें।